इसने फोन पर मुझसे मुख्तसर से बात की और मैंने फोन दोबारा पुलिस अफसर को लौटा दिया। दोनों में कुछ देर तक पश्तो में बात होती रही। ASI का अंदाज बता रहा था कि अव्वल खान से उसके गहरे न्याज़मंदाना मरासम थे। वो मुज़ाकरात खत्म होती हमें रवानगी की इजाजत मिल गई। मैंने इस गुरु खुलासी पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। ASI अव्वल खान का शनासाना होता तो वह बात काफी ज्यादा तूल खींच सकती थी। हम घर पहुंचे तो वहां की फिजा ही बदली हुई थी। वो तीनों खौफ और सनसनी के आलम में घर से बाहर पोर्च में खड़े हुए हमारा इंतजार कर रहे थे। पुलिस अफसर से अव्वल खान को मालूम हो गया होगा कि हमें हसन स्क्वायर के करीब रोका गया था। इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि हमें चंद मिनट में घर वापस पहुंचाना चाहिए। बाहर गाड़ी रुकते ही तीनों बाहर निकल आए। गाड़ी की टूटी हुई विंडशील्ड को इन्होंने तशवीश ज़दा नजरों से देखा, लेकिन मुझे और सुल्तान शाह को सही सालम देखकर इनके चेहरों से तशवीश के साए छट गए। घर में दाखिल होते ही वीरा और गजाला ने हम दोनों पर सवालात की यलगार कर दी। तजस्सुस की अलामात अव्वल खान के चेहरे से भी आया हो रही थी, मगर वो एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ खामोश था। उसे मालूम था कि दोनों औरतें खुद ही कुरेद कुरेद कर मुझसे सारी तफसीलात उगलवा लेंगी, इसलिए उसे जुबान खोलने की जरूरत नहीं थी। तुम बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ था? गाड़ी की विंडशील्ड कैसे टूट गई? तुम लोगों को कोई चोट तो नहीं आई? जरा सांस लेने दो, सब कुछ बता देंगे, मैंने उसकी बात काट कर थके हुए अंदाज में कहा। आज मैंने उसे जिंदा पकड़ने के चक्कर में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट खाई है, जिसे मैं उम्र भर फरामोश नहीं कर सकूंगा। विंडशील्ड की हालत बता रही है कि आज खुदा ने खैर की। गजाला हल्की सी झुरझुरी लेकर बोली, सामने से आने वाली गोली से कुछ भी हो सकता था। यही गनीमत हुआ कि वो गोली सामने से नहीं आई थी, सुल्तान शाह बोला। शीशा टूटकर अंदर बिखरता तो हमारे चेहरे लहू लुहान हो जाते। उसकी चलाई हुई गोली बाएं तरफ की खिड़की से गाड़ी में घुसी थी। आज का दिन हमारी गाड़ियों के लिए मनहूस साबित हुआ है। हमारी गाड़ी का दरवाजा तबाह हो गया, अव्वल खान की गाड़ी की विंडशील्ड तबाह हो गई। वीरा मुतासफाना लहजम बोली, तुम्हारी गाड़ी का वाकया कल रूनमा हुआ था। तुम भूल रही हो कि रात के 12 बजे तारीख बदल जाती है। दोनों वाकयात एक दिन के नहीं है। अलबत्ता ये कह सकती हूँ कि दोनों मरतबा सोबराज के दर्शन ने गाड़ियों के नुकसानात की भीड़ ली है। मैंने मुस्कुराते हुए लुकमा दिया। घर में मौजूद अव्वल खान के दोनों आदमियों को भी वो परेशान कुन खबर मिल चुकी थी और वो पूरे वाकये की सुनगुन देने के लिए आस पास मंडला रहे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस वाकये की तफसीलात सुनाना शुरू कर दी। सोबराज से सामना होना मेरे लिए बेहजान अमेज साबित हुआ था। मेरी तबीयत चाही थी कि उड़कर उस पर टूट पड़ूं और जरा सी देर में उसे बेदस्तों पा कर दूं, लेकिन इसकी कमीनगाह में बैठकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था। मैं देख रहा था कि वीरा भी कमोबेश इसी कैफियत से गुजर रही थी। तुमको उसे मोहलत नहीं देनी चाहिए थी, देखते ही उसे उड़ा देते, किस्सा वहीं खत्म हो जाता। मेरे खामोश होने पर वो जोश और गुस्से के आलम में बोली, सोबराज का किस्सा जरूर खत्म हो जाता, लेकिन डैनी का वहां से आना भी मुश्किल हो जाता। यह खुदकुशी का रास्ता होता। मुझे डैनी के हर फैसले से पूरा इत्तिफाक है, अव्वल खान ने कहा। तनकीद से आदमी की इस्तलाह होती है। वीरा अव्वल खान से मुखातिब हो गई। मैं डैनी की टांग खींचने की कोशिश नहीं कर रही, कोताही की निशानदेही कर रही हूँ। सोबराज जैसे मक्कार मुजरिम रोज हाथ नहीं आते। आज एक मुद्दत के बाद उसका डैनी से सामना हुआ और वो साहब बच निकलने में कामयाब हो गया। इस वाक़े पर हम सबसे ज्यादा दुख डैनी को हुआ होगा। पता नहीं अब वो मरतूत कब गिरफ्त में आएगा। सांप निकल गया, अब उसकी छोड़ी हुई लकीर को पीटना बेसूद है, मैंने धीमी आवाज में कहा। अब देखना है कि आगे क्या होता है। आसार अच्छे नहीं है, अव्वल खान उदास लहजे में बोला। अब तक वो तुम पर भरोसा कर रहा था और तुमने उससे राब्ता बरकरार रखा हुआ था। आज के वाक़े के बाद उसकी दानिश तुमसे भी ठन गई है। तुम्हारे आदमी के साथ मारका आराई होने के बाद वो ये तवक्का नहीं कर सकता कि तुम इस वाक़े से बेखबर रहोगे। मैंने जेब से नोटों की दोनों गठियां निकाल कर मेज पर डाल दी और पुजमुर्दा मुस्कुराहट के साथ कहा, और कुछ हुआ या ना हुआ हो, कम से कम गाड़ियों के नुकसानात की रकम मिल गई है। आराम से दोनों गाड़ियां बन जाएगी। अपना दिल बहलाने के लिए तुम कुछ भी समझ सकते हो, वीरा ने बेपरवाही से कहा। यह बताओ कि अब तुम क्या सोच रहे हो? सोबराज हमारे हाथ से निकल गया। अब सिर्फ डॉक्टर सादिक हमारे सामने रह गया है। उसे सोबराज को अपने घर में पनाह देकर एक संगीन जुर्म का इत्तकाब किया है, मैंने कहा। यही नहीं, उसने सोबराज की दाढ़ का इलाज भी किया है। डॉक्टर अपने मरीज से उसका पेशा नहीं मर्ज पूछते हैं और उसका इलाज करते हैं। यह कोई जुर्म नहीं है, वीरा ने नुक्ता आफरीनी की। इनके पास शुरफा के साथ चोर, ठाकुर, कातिल भी आते हैं। वो बिला इम्तियाज इनका इलाज करते हैं। इलाज मुआलजे की बुनियाद पर इसकी गिरफ्त नहीं की जा सकती। तुम एक बात पकड़कर बैठ गई, गजाला ने एतराज किया। इलाज ज़िम्नी बात है, असल जुर्म यह है कि उसने सोबराज को अपने घर में पनाह दी हुई थी। यह भी तो हो सकता है कि उसने पनाह ना दी हो, वो डैनी को 10,000 रुपए देने के लिए वहां आया हो। वीरा संजीदगी से बहस पर आमादा थी। इन दोनों का गठजोड़ हर शक को शुबे से वाला है, सुल्तान शाह झलाए हुए लहजे में बोला। डॉक्टर की गाड़ी सोबराज के इस्तेमाल में थी, वो डॉक्टर के घर में मौजूद था। अगर इनके दरमियान सिर्फ मरीज और मुआलिज का रिश्ता था तो इन वाकयात का क्या जवाब है?
यकयक वीरा की हंसी छूट गई और वो सुल्तान शाह से बोली, जरा अंदर जाकर आईना देखो, तुम लाल पीले होकर अजीब अजीब सूरतें बना रहे हो। पता नहीं तुम लोग डैनी की हमायत में इतने जज्बाती क्यों हो जाते हो। ये मोटी मोटी बातें मुझे भी मालूम हैं, लेकिन जब कोई डैनी की बेहजा हमायत करता है तो मेरा दिल चाहता है कि उसके हर काम में कीड़े निकालना शुरू कर दूं। हम दिल गिरफ्ता हैं और तुम कुछ शौकियां सूझ रही हैं। अव्वल खान ने शिकवा किया। हम रूनुमा हो जाने वाले वाकयात को वापस नहीं लौटा सकते, फिर रोती हुई सूरतें बनाने का क्या फायदा। हम में से कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता। खता एक बशरी तकाजा है, हमें हंस बोलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर सादिक, मैंने जोर देकर कहा, अब वो हमारा पहला निशाना होना चाहिए। इसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। तबाह होने वाली आकार्ड उसके घर पर खड़ी है, कागजात मेरे पास हैं। उसके घर पर सोबराज से मेरी मुलाकात हो चुकी है। इससे बहुत कुछ उगलवाया जा सकता है। ऐसे नाम निहाद शुराफा जब गिरफ्त में आते हैं तो आसानी से बोलना शुरू कर देते हैं। तुम उसे कहाँ ले जाओगे? अव्वल खान ने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। स्टेशन 4 मेरे लिए बेहतरीन ठिकाना साबित होता रहा है। जब तक तुम पाबंदी से आज़ाद नहीं हो जाते, मेरे पास सदफ मेंशन के सिवा कोई जगह नहीं होगी। जलाल के वापस चले जाने के बाद मैं वहां आज़ादी से काम नहीं कर सकूंगा। डॉक्टर सादिक के खिलाफ मजबूत केस है। पुलिस से रजू किया गया तो इन्हें पूरा पस मंजर समझाने में बहुत दिक्कत पेश आएगी। मेरा मशवरा यह है कि इस वक्त तुम अलग रहो। जलाल को ताज़ा तरीन वाकयात से आगाह कर दो। आईबी वाले खुद इस गद्दार से निमट लेंगे जो सब कुछ जानते बूझते सोबराज की मदद करता रहा है। मैं हैरान हूं कि वो किस मुहर्रिक के बना पर ऐसा कर रहा था। इब्तिदा में ऐसे लोग हमारे सामने आ रहे थे जो हम मजहब होने की बिना पर भारतीय एजेंटों के आलाकार बने हुए थे। फिर मैंने सदफ मेंशन में सिविल एविएशन के इस मुसलमान मुलाजिम को देखा जो हैदराबाद से नक्शे चुराने के जुर्म में पकड़ा गया था। वो एक बेहैसियत शहरी था। उसके बारे में यह गुमान किया जा सकता था कि वो पैसे के लालच में गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा था, लेकिन डॉक्टर सादिक की हैसियत को देखते हुए लालच का तसव्वुर मुहाल था। इम्कान यह नजर आ रहा था कि वो मुश्तरका दिलचस्पियों के बिना पर सोबराज का पुराना और गहरा दोस्त था और सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए आड़े वक्त में उसको मदद फराहम कर रहा था। सोबराज फरार हो गया था, लेकिन डॉक्टर सादिक के लिए भागना मुमकिन नहीं था। इस पर किसी भी वक्त हाथ डाला जा सकता था। जरूरी नहीं था कि इसी वक्त जलाल की नींद में खलल डाला जाता। वो कराची में मसरूफ वक्त गुजारने के बाद इसी रात को इस्लामाबाद वापस लौटा था। वहां भी उसे बहुत कुछ करना था। चार्ली से हासिल होने वाली ताज़ा तरीन मालूमात की रोशनी में कुछ अहम मंसूबे बनाने थे उसे। मेरा ख्याल था कि उसे बहुत देर से बिस्तर पर पहुंचना नसीब हुआ होगा। यह सब सोचते हुए मैंने उससे बात करने का प्रोग्राम सुबह तक मुलतवी कर दिया। बाज़ औक़ात जुर्म का कोई ख़ास मुहर्रिक नहीं होता। मुजरिम को इस वक्त तक अपने जुर्म की संगीनी का इदराक नहीं होता जब तक उसका कोई खौफनाक नतीजा सामने ना आ जाए। डॉक्टर सादिक का केस भी इस उम्र में आता है। सुबह होने में कुछ देर रह गई है। जलाल अपनी नींद पूरी कर ले तो मैं उसे ब्रीफ कर दूंगा। मैंने अव्वल खान की राय से इत्तिफाक करते हुए कहा, तुम इस नाकामी से बहुत मुज़महल और उदास नजर आ रहे हो। वीरा को यकायक मेरी फिक्र लाहक हो गई। तुम बहुत तेज भागने की कोशिश कर रहे थे। ठोकर लगनी ही थी सो लग गई। इसे अपने दिल पर लेकर ना बैठो। तुम्हें ये सोचकर खुश रहना चाहिए कि कल तुमने अपनी बेजिगरी का मुजाहिरा करते हुए चार्ली को पकड़ा था। वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। सोबराज आज निकल गया है तो कल हाथ आ जाएगा। वो यहाँ से कहीं नहीं भाग सकेगा। इसके फरार की राहें मसदूद हैं। इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। वो तुम्हारी गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। वीरा इस वक्त खुश रहने के मोड में थी। मैंने उसकी खुशगुमानी दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं एक बार बता चुका था कि जलाल ने पेश बनिया करके सोबराज के फरार की कानूनी राहें मसदूद की थी। गैर कानूनी रास्ते बदस्तूर खुले हुए थे। वो कानून शिकन था और जी जान से अपनी बका की लड़ाई लड़ रहा था। इसे यह तवक्का अबज़ थी कि वो इस जान सोज मरहले पर कानून की हदूद में रहने की कोशिश करेगा। अल्फा के बारे में तुम क्या कहते हो? चंद सानियों की सकूत के बाद अव्वल खान ने वो सवाल करके मुझे चौंका दिया। मेरे ख्याल है कि इस वक्त वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। सोबराज से भी ज्यादा? वीरन इस्तफसार तरफ लहजे में कहा। मैंने अपने सर को असबात में जुम्बिश देते हुए जवाब दिया, वो आज़ाद हैं, हमारे पास उसका कोई सुराग नहीं। और चार्ली के बयान से यह बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान के लिए इन दोनों के अज़ाइम बहुत खतरनाक हैं। इसके बरक्स सोबराज दिफाई लड़ाई लड़ रहा है। रहा डॉक्टर सादिक तो वह बेजरर है। इस पर किसी भी वक्त हाथ डाला जा सकता है। सोबराज अब दोबारा इसकी तरफ नहीं जाएगा। खुट वीरा मुसरत अमेज आवाज में बोली, यह खुशी की बात है कि तुम नाकामी के सदमे से बाहर आ चुके हो और हर समत में सोच रहे हो। मेरी नाकामी पर यूं नोहागिरी ना करो कि मैं भी रोना शुरू कर दूं। मैंने कहा, मुकाबले में कभी दोनों फरीक नहीं जीत सकते। एक ना एक हार जाता है। कल रात से सोबराज के सितारे उसकी यावरी कर रहे हैं। पहले वो तुम तीनों से बचा, फिर मेरे हाथ से भी निकल गया। लड़ाई में यही सब होता है। कभी के दिन बड़े होते हैं और कभी की रातें। तारीख बदलने से पहले तक तुम उसका मंजूर नजर बने हुए थे।
अखाड़ निकालने के लिए पूरे शहर को छोड़कर उसकी निगाहें इंतखाब तुम पर पड़ी थी। जरा देखो क्या वो क्या कहता है। वीरा ने मुझे उससे बात करने पर उकसाया। मैं यही सोच रहा हूँ। मैंने उसकी तजवीज़ की तायद की। जरा उसे इतना वक्त दे दूं कि वो फरार के बाद कहीं टिक सके। वो डॉक्टर के घर से तुम्हारे साथ निकला था। इसका सेटेलाइट फोन वहीं रह गया होगा। अव्वल खान ने अंदेशा जाहिर किया। इससे राब्ता कैसे होगा? वो एक छोटा ब्रीफ केस लेकर निकला था। इस बार सुल्तान शाह बोला उसका सेटेलाइट फोन उसी में हो सकता है। सुना है कि वो इस फोन को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता और हर वक्त अपने साथ भी फिरता है। ये बात तुमने किससे सुन ली? हमेशा बेपरकी उड़ाते रहते हो, वीरा बोली। मेरे यकीन नहीं है तो डैनी से पूछ लो। सुल्तान शाह ठीक कह रहा है। इसके लिए राब्ते का वही एक महफूज जरिया है, वरना वो अपने मौजूदा हालात में हर एक से कटा हुआ है। मैंने बात संभाल ली। ये समझ में नहीं आता कि उसने अपनी रकम कहाँ रखी हुई है। रकम और फोन दोनों उसकी बुनियादी जरूरतें हैं। हो सकता है कि डॉक्टर सादिक की तरह कोई बैंककार भी उसकी मदद कर रहा हो। अव्वल खान ने अपनी राय जाहिर की। पाबंदियों के बावजूद बहुत से अफसर अपनी कारकर्दगी में इजाफे के लिए फर्जी नामों से खाते खुलवाने के लिए तैयार रहते हैं। सोबराज के मामले में ये कशिश भी है कि वो किसी मुकाबले में पकड़ा या मारा गया तो उसकी सारी रकम बैंक का अफसर के हिस्से में आ सकती है। नई गड्डियों से तुम्हारे अंदाजे की तायद होती है। मैंने गड्डियां उठाकर उलट पलट कर देखते हुए कहा, मगर इन पर किसी बैंक की मोहर नहीं है। तुम्हारा मुशाहिदा कमजोर है, वीरा बोली। नए नोटों की गड्डियों पर बैंक आम तौर पर अपनी मोहर नहीं लगाते क्योंकि वो नंबरों से गिनी जा सकती है। इस्तेमाल शुदा नोटों की गड्डियों को कई तरह से सील करके मोहर लगाना जरूरी होता है। यह बैंक की तस्दीक होती है कि गड्डी में नोट पूरे हैं। कमी की जिम्मेदारी बैंक पर होती है। मालूम होता है कि तुम पराए नोटों की गड्डियां देखने के सिवा दुनिया में और कोई काम नहीं करती। नए और पुराने सब नोटों के बारे में मालूमात रखती हो। सुल्तान शाह ने इस बात पर भी अपने तबसरे की गुंजाइश निकाल दी। तुम्हारी तरह बेदर्दी से बगैर देखे भाले खर्च नहीं करती। रकम अपनी हो या पराई, आदमी को दर्दमंदी के साथ पैसा खर्च करना चाहिए। वीरा चौंकने वाली नहीं थी। इनके दरमियान होने वाली ये तकरार शायद और धूल पकड़ जाती, लेकिन इसी वक्त हमारे फोन की घंटी बज उठी और सब चौंक पड़े। मेरी नजर बेइख्तियार वाल कलाक की तरफ उठ गई थी। सुबह के 3:30 बज चुके थे। मैं परेशान हो गया कि इस वक्त किसका फोन आ गया था। इस वक्त वीरा फोन के करीब बैठी हुई थी तो उसने दूसरी घंटी बजने से पहले बटन दबाकर स्पीकर फोन ऑन कर दिया। लाइन मिलते ही स्पीकर पर जलाल की आवाज उभरी, जिस पर नींद का जरा भी शायबा नहीं था। तुम अभी तक जाग रहे हो? उसकी आवाज सुनकर वीरा ने बेसाख्ता कहा। मजबूरी है, अहम काम सामने आ जाए तो नींदें खुद ही उड़ जाती हैं। जलाल की तरफ से जवाब आया। मुझे हैरत इस बात पर है कि तुम भी जाग रही हो। पहली घंटी पर फोन उठा लिया। यहाँ भी काम का मसला दरपेश है। मुझे तुम पर रश्क आता है। अपने हम वतनों की सुख की नींद के लिए तुम अपने आराम को भूल जाते हो। सब सो जाते हैं, तुम जागते रहते हो। तुम भी इसी सफ में शामिल हो। हल्की सी हंसी के साथ जलाल ने जवाब दिया। कुछ न कुछ लोगों को ऐसी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। ये बताओ कि वहां क्या हो रहा है? डैनी कहाँ है? यहाँ अपनी नाकामी पर मातम हो रहा है। आज सोबराज डैनी के हाथों से निकल गया। पूरी बात वही बताएगा। मैं अपनी जगह छोड़कर फोन के करीब पहुंच चुका था। मैंने कहा तुम मुझे घर पर छोड़ गए और वाकयात का एक नया सिलसिला चल पड़ा। मैं इसी वक्त तुम्हें फोन करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस ख्याल से यह इरादा तर्क कर दिया कि तुम गहरी नींद सो रहे होगे। अपनी किस्मत में गहरी नींद कहाँ? उसकी आवाज से हसरत झलक रही थी। अल्फा आज़ाद है। चार्ली का बयान सामने आ चुका है और कल 2 अहम तरीन हुकूमती शख्सियात कराची जा रही हैं। मैं इनके हिफाजती इंतजामात में मसरूफ था। क्या इनका ये दौरा चंद रोज के लिए मुलतवी नहीं हो सकता? मैंने बेआरामी से पूछा। नामुमकिन है। मैंने मुतलका हुकाम से बात की थी। उन्होंने इल्तवा के हर इम्कान को मुस्तरद कर दिया। इसी वजह से मेरी मसरूफियात अचानक बढ़ गई। आर्मी हेडक्वार्टर्स वाले आज सुबह 7 बजे से C-130 से अपने कमांडोज का एक यूनिट कराची भेज रहे हैं। दोनों शख्सियात को ले जाने वाली परवाजों के औकात में भी रद्दोबदल किया गया है। यह सब तय हो जाने के बाद मैं थोड़ी देर पहले घर आया था। खाना खाते ही मैंने तुम्हें फोन किया है। मैं झिझकता रहा, तुमने फोन कर डाला। क्या तुम्हारे ज़हन में कोई खास बात थी? मैंने कदरे हैरत से सवाल किया। इस वक्त अल्फा और चार्ली ही सबसे ज्यादा अहम थे। मैं जानना चाह रहा था कि 1 बजे अल्फा से तुम्हारे क्या बात हुई। वीरा कुछ और कहानी सुना रही है। अचानक सोबराज कैसे तुमसे टकरा गया? वो एक वाकया नहीं था, वाकयात का तसलसल था। मैंने बीच लग्जरी होटल के करीब सोबराज के नजराने से लेकर आखिर तक सारे वाकयात तरतीब और इख्तिसार के साथ दोहरा दिए। ये हैरानकुन बातें हैं। कराची में रहते हुए मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे वापस लौटते ही वहां ऐसे वाकयात रुनमा होने शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तुमने जरूरत के तहत फैसले बेहतरीन किए हैं। इनमें कहीं कोई झोल नहीं था। ये हम सबकी बदकिस्मती या सोबराज की खुश नसीबी है कि वो बच निकलने में कामयाब हो गया। मेरी दानिश में मुझसे सिर्फ एक गलती हुई कि मैंने सोबराज के सामने मॉडल कॉलोनी जाने का जिक्र कर दिया और वहीं से इसके दिमाग की चरखी उल्टी घूमनी शुरू हो गई। वो कराची का कदीम बाशिंदा है, शहर के हर गली कूचे से वाकिफ है।
उसे शक हो गया कि मैं घेर घार कर उसे मलेर छावनी में किसी के हवाले कर दूंगा। अमेरिकियों ने मेरी गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए लाखों डॉलर का इनाम मुकर्रर किया हुआ है, तो हमारी हुकूमत ने भी सोबराज का सुराग बताने वाले के लिए 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया हुआ है। सारी बात वहीं से बिगड़ी थी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मुझे उस डॉक्टर के बारे में बताओ जो सोबराज का पुश्त पनाह बना हुआ है। सोबराज से पहले उसकी खबर लेनी जरूरी है। मैं उसी के लिए तुम्हें फोन करना चाह रहा था। मेरी सोच का शुभ होने तक इरादा मुलतवी कर दिया कि वो कहाँ भागेगा। उसे किसी भी वक्त दबोचा जा सकता है। अब हमें खुशफहमियों की दुनिया से निकल आना चाहिए। गुजरा हुआ वक्त दोबारा हाथ नहीं आता। जो काम करना है इसे फौरी तौर पर कर लेना चाहिए। मैंने उसे डॉक्टर सादिक का पूरा पता बता दिया जो उसने अपने पास नोट कर लिया। अब उसे सुबह का उजाला देखना नसीब नहीं होगा। फोन पर जलाल की कहर बार आवाज उभरी। थोड़ी देर में उसे सद्दफ मैंशन में पहुंचा दिया जाएगा, जहां आने वाले कैदी सूरज की रोशनी और खुला आसमान देखने को तरस जाते हैं। वहां के पुराने कैदी का क्या हाल है? मैंने पूछा। वो बेहतर हो रहा है। तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि उसकी जुबान का जख्म किसी इलाज के बगैर खुद ही ठीक हो रहा है। उसे बैरूनी तौर पर ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जिनके असर से वो तकलीफ महसूस नहीं करेगा। क्या वो किसी जिन्नाती ताकत का मालिक है? मैंने हैरत से सवाल किया। मुझे ये बात पहली बार पता चली है कि हर जानदार का लुआब दहन जब तक मुंह में रहता है उसके लिए जरासीम कुछ सेहत अफजा बल्कि अक्सीर होता है। बाहर आते ही इसमें खतरनाक जरासीम पैदा हो जाते हैं जिनका उल्टा असर होता है। शायद इसीलिए थूक कर चाटने वाला मुहावरा तजलील के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने हंस कर कहा। मुझे अंदेशा था कि उसकी जुबान का जख्म कहीं नासूर में ना बदल जाए। ऐसा होता तब भी मुझे कोई मलाल ना होता, ताकि ये दोनों एजेंट इससे बड़ी सजा के मुस्तहिक हैं। इन पर रहम नहीं कहा जा सकता। जख्म ताज़ा होने के बावजूद उसने तुम्हारे सामने बोलना शुरू कर दिया था। अल्फाज शिकस्ता और लहजा बिगड़ा हुआ था, मगर इसमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। लेकिन अभी तक इससे कोई नई बात मालूम नहीं हो सकी। तुम ऐसे मुजरमों को भी बहुत फिक्रमंदी से अपनी तहवील में रखते हो। इनके लिए खास कानून होना चाहिए। ये अपने जुर्म का एतराफ़ करें और इन्हें सिसका कर मार दिया जाए। जब तक ऐसे अंजाम का खौफ नहीं होगा ये दरअंदाजियां यूं ही चलती रहेंगी। जरा धीरे से काम लो महाराज। हंसी के साथ उसकी आवाज आई। हमारे जैसे कानून भारत में भी नाफिज हैं, इसके बावजूद वो दरिंदगी का मुजाहरा करते रहते हैं। इस जिक्र पर मुझे हमेशा अब्दुल्ला याद आ जाता है। वो ऐसी ही दरिंदगी का निशाना बना था। जंगल का कानून चल पड़ा तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। ये ना भूलो कि इनकी दरअंदाजियों पर हम खामोश बैठे रहते हैं। इनकी सरहदों में आज भी हमारे एजेंट काम कर रहे हैं। एक दूसरे के फौजी दिफाई और दूसरी नौयत के राजों तक रसाई की कोशिशें काबिल फहम है। दहशतगर्दी को मुआफ नहीं किया जा सकता। किसी हद तक तुम ठीक कह रहे हो, उसने दरमियान में कहा। इनके मुल्क में तकरीबी कामों के सरचश्मे मौजूद हैं। मुख्तलिफ कौम परस्त ग्रुप आए दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं। हमारे आदमी कभी किसी दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं रहे। यह और बात है कि राय आमा को बदलने के लिए वो बाज़ वाक़यात में बिला वजह पाकिस्तान का नाम उछालने लगते हैं। मुझे सदफ मेंशन में चोपड़ा नजर नहीं आया। वो कहाँ है? अचानक मुझे आराम बाग का रहायशी बुतुलाल चोपड़ा याद आ गया, जो वाक़यात की कड़ियों में हमारा पहला मुश्तरक का कैदी था। इसका केस चल रहा है। वो अदालती रिमांड पर कोर्ट लखपत जेल में है। एतराफ़ी बयानात की वजह से उसे राहत मिल जाएगी। इम्कान है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा 7 बरस कैद की सज़ा होगी। वो तुम्हें क्यों याद आ गया? उसकी वजह से मैंने पहली बार सदफ मेंशन में कदम रखा था। अब डॉक्टर सादिक भी वहीं की हवा खाएगा। कोई ज़रूरी बात हो तो वक्त का ख्याल किए बगैर मुझे फ़ोन कर लिया करो। मेरे लिए काम हर चीज़ पर मुकद्दम है। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद गुफ्तगू खत्म हो गई।